रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है या उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व कैसे करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो कह रहे थे कि उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मसला आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिनकी मायने उनको पता नहीं होती। तो उन वर्ड्स की मीनिंग कैसे निकालें, उनको सॉल्व कैसे करें। तो हेयर इज द टिप फॉर दैट। आप पहला सेंटेंस देखें, प्रैक्टिस एग्जांपल 1 में आएंगे। एनीवन वांट टू रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम योर साइड। अगर कोई, ये पहला जुमला दिया गया है आपको, वो आपकी तरफ से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। The word Silai in this sentence means. नहीं, सेंटेंस है प्रैक्टिस एग्जांपल 1 में द क्लाउन, सेंटेंस है द क्लाउन पुल्ड सिली फेसेस टू मेक द चिल्ड्रन लाफ। अब नीचे आपसे पूछा गया है द वर्ड सिली इन दिस सेंटेंस मींस। तो देखें, द क्लाउन पहला वर्ड है, पुल्ड सिली फेसेस टू मेक द चिल्ड्रन लाफ। अब अगर इन जुमले में से इस सेंटेंस में से अगर किसी भी वर्ड की मीनिंग आपको पता है, जैसे कि द क्लाउन एक इंडिकेशन है कि पूरे जुमले की मीनिंग आपको समझ आ जाएगी। और दूसरा जो यहाँ पे इंडिकेट करता है सिली की मीनिंग आपको समझ आने के लिए, वो है लाफ। द क्लाउन पुल्ड सिली फेसेस टू मेक द चिल्ड्रन लाफ। अगर बच्चे हंस रहे हैं तो जो क्लाउन है उसने क्या किया होगा, कोई फनी चीज की होगी। द क्लाउन, क्लाउन किसको कहते हैं, आप में से अगर कोई बताना चाहे। फनी। क्लाउन फनी को नहीं कहते, सिली की मीनिंग होती है फनी। क्लाउन, जी 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 क्या क्लाउन कह रहे हैं आप? क्लाउन किसे कहते हैं? जी 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 मैं वही बता रही थी। जी क्लाउन की मीनिंग होती है मस्करा, जो मस्करापन करता है, कॉमेडियन होता है जो लोगों को एंटरटेन करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउन। जोकर। जी जी जोकर, बिल्कुल परफेक्ट। तो दी क्लाउन पुल्ड सिली फेसेस टू मेक द चिल्ड्रन लाफ। वो फनी फेसेस बना रहा था जिसकी वजह से बच्चे उस पर हंस रहे थे या बच्चों को हंसी आ रही थी। तो अगर आप देखें, आपको कितनी इस सेंटेंस में हिंट्स दी गई हैं कि दी क्लाउन, अगर क्लाउन की मीनिंग पता है तो आप बिल्कुल इस सेंटेंस की मीनिंग जान सकते हैं, या वर्ड जो बोला गया है कि मीनिंग बताएं, सिली की मीनिंग बता सकते हैं इजीली। और दूसरी आपको टिप दी गई है जो टेक्निक है लाफ। जो बच्चे हंस रहे थे, अक्सर हंसी किस किस चीज पर आती है, जो फनी हो। अ, किसी ने कोई मस्खरापन कर दिया, आप हंसने लग जाते हैं। तो दैट्स द ट्रिक टू क्रैक द क्वेश्चंस। लाइक मीनिंग, अगर वर्ड की मीनिंग पूछी गई है तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। इफ एनीवन हैव डिफिकल्टी स्टिल, लेट मी नो। आपको यह सेंटेंस समझ में आ गया कि सिली की मीनिंग आप कैसे बता सकते हैं? जी सर। जी अच्छा, सिली की तो इस एमसीक्यूज का ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा? इस एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन क्या होगा? एनीवन वांट्स टू टेल? जी ए जो है, जी जी फनी, फनी। ए जो ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन होगा ए, फनी। नीचे आते हैं और कुछ और एमसीक्यूज जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस आपसे पूछा गया है पंक्चुएशन के हवाले से। आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस टेस्ट में नहीं आएंगे, लेकिन आ गए तो लेट्स डिस्कस प्रैक्टिस एग्जांपल 2। आई एम ए गुड रनर, इसमें पंक्चुएशन मिस्टेक है। तो
कोई बता सकता है कि इस सेंटेंस में क्या क्या मिस्टेक्स हैं? Anyone from your side wants to tell? Am I audible to all? पर यहाँ पे जो आय है वो कैपिटल नहीं है। अच्छा, जी दूसरी मिस्टेक एंड भी है, सेकंड में स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप नहीं है। सेंटेंस खत्म हो रहा है, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आपके पास? सर डी। ऑप्शन डी। D is a correct option. Excellent. So moving forward to the next sentence. जी, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक सेंटेंस दिए गए हैं दो चार, और उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एनीवन वांट्स टू रीड प्रैक्टिस एग्जांपल 3? Anyone wants to read practice example 3 loudly? अच्छा, मैं ही पढ़ देता हूँ। Emily has three dogs and two cats. They are all brown, but one of the dogs has spots. His name is Spot. तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, which of the following is true? Emily has 3 animals in total. Is it correct option? Is it correct option? आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ओके, लेट्स डिस्कस। देखें, इमली हैज 3 डॉग्स एंड 2 कैट्स, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में आपको बताया गया है इमली हैज 3 एनिमल्स इन टोटल। उसके पास टोटली 3 एनिमल्स हैं, लेकिन 3 डॉग्स एंड 2 कैट्स आपको बता चुका है, तो टोटल तो उसके पास 5 एनिमल्स हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास रॉन्ग है। इमली हैज मोर कैट्स देन डॉग्स। नो, ये भी ऑप्शन आपके पास रॉन्ग है, क्योंकि 3 डॉग्स हैं जो कि कैट्स से ज्यादा हैं, और आपके पास ऑप्शन में बता रहा है कि कैट्स ज्यादा हैं डॉग्स से। थर्ड ऑप्शन, वन ऑफ द इमलीज कैट्स इज ब्लैक। कहीं भी ये आपको इस सेंटेंस में नहीं बता रहा है कि जो इमली की एक बिल्ली है उसका कलर ब्लैक है। डी में बता रहा है ऑल ऑफ द इमलीज डॉग्स हैव स्पॉट्स। नहीं, वो बता रहा है वन ऑफ द डॉग्स। सब कुत्तों में से सिर्फ एक कुत्ते को स्पॉट्स हैं। तो ये भी गलत हुआ। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, नन ऑफ दीज। हैव यू गॉट इट? जी सर। जी, ओके, थैंक यू। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द लिटिल बॉय अ लॉली वाज tangible whereas a promise was not. The word tangible in this sentence means. Anyone wants to tell? कोई बताना चाहे तो बता सकता है tangible की मीनिंग। Actual. जी, actual is the meaning of tangible. How you know the actual is the meaning of tangible? कोई टिप्स होगी? आपने कैसे पहचाना कि tangible की मीनिंग एक्चुअल होगी? जी, आप में से किसी ने बताया कि tangible की मीनिंग एक्चुअल है। तो हाउ यू नो दिस के tangible की मीनिंग एक्चुअल होगी फ्रॉम दिस सेंटेंस?
अच्छा, टेंजेबल की जो ओरिजिनल मीनिंग होती है वो टच के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टच। तो इस सेंटेंस में यूज हुआ है, ए लॉली वाज टेंजेबल। लॉली आपके पास जो है किसी कैंडी को कह सकते हैं, स्वीट कैंडी होती है, लॉलीपॉप जैसे आपके पास होती है, वेयर एज ए प्रॉमिस वाज नॉट। तो यहाँ पे टेंजेबल, अगर बी ऑप्शन में अनटचेबल नहीं होता तो वो परफेक्टली टचेबल होता, फिर टेंजेबल की परफेक्ट जो मीनिंग होती वो टचेबल ज्यादा एक्यूरेट होता। लेकिन यहाँ पे सी जो है हमारे पास, फिर एक्चुअल मीनिंग तो है लेकिन कोई स्पेसिफाइड मीनिंग, मतलब मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग नहीं है इसकी इस सेंटेंस में। ऑप्शन सी वैसे इस सेंटेंस का करेक्ट है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास, वंस Repeat it, sir. जैन लिफ्टेड। जी पहला जी जी क्वेश्चन सर रिपीट रिपीट, जी जी रिपीट कर देते हैं। अच्छा, जो टेंजेबल है वो यूज होता है टच के कॉन्टेक्स्ट में, जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेंजेबल होती है वो टच के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। और लॉली की जो मीनिंग होती है, लॉली, वो आप किसी की स्वीट कैंडी को कह सकते हैं, टॉफी को कह सकते हैं, या ब्रिटिश में जो है लॉली एक स्लैंग होता है जो मनी के लिए यूज होता है, पैसे के लिए यूज होता है इन ब्रिटिश, नॉट इन अमेरिकन इंग्लिश। जैसा कि एमसीक्यूज का एक्यूरेट ऑप्शन जो होगा वो टचेबल होगा, जो कि इस एमसीक्यूज के ऑप्शंस में मौजूद ही नहीं है। अगर बी में अन काट दें और सिर्फ टचेबल रखें तो फिर टेंजेबल की मीनिंग जो हो जाएगी टचेबल हो जाएगी, मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आप कह सकते हैं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि एक्चुअल इसकी मीनिंग नहीं हो सकती, टचेबल यहाँ पे इसकी सर मीनिंग हो। ई ऑप्शन जो दिया हुआ है नन ऑफ दीज, जी फिर नन ऑफ दीज को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं जी या जी नहीं? जी, नन ऑफ दीज को कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। मोस्ट जो करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा सर, ज्यादा से ज्यादा? मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टचेबल होगा। बट टचेबल नहीं हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। नहीं, जी जी नहीं दिया हुआ तो फिर उसका नन ऑफ दिस भी कर सकते हैं। लेकिन इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सी को करेक्ट कर रहा है, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ इस सी वाले ऑप्शन से। अच्छा, इट्स ओके, थैंक यू सर। जी, सर। मूविंग फॉर, जी जी। सर आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हर वर्ड की मीनिंग होती है सेंटेंस में, तो इस टेंजिबल की मीनिंग कहाँ पे है? डियर, अब टेंजेबल का जो कंफ्यूजन है ना वो यहाँ से क्लियर नहीं मिल रहा, क्योंकि जो इसने लोली यूज किया हुआ है वर्ड ए लोली, लोली की जो मैंने मीनिंग देखी है और जो मुझे पता है तो दो मीनिंग्स होती हैं। एक होती है स्वीट कैंडी, और दूसरा होती है जो आपके पास ब्रिटिश में उसको मनी के लिए ये स्लैंग यूज होता है। मे बी स्लैंग आप सुने, आपने सुने हो या नहीं, लेकिन लॉली एक स्लैंग होता है जो ब्रिटिश में पैसे के लिए यूज होता है, मनी के लिए यूज होता है। तो इस हिसाब से इसकी जो मीनिंग है वो एम्बिगुअस है, मीन्स अनक्लियर नजर आ रही है, इस सेंटेंस में से क्लियरली पता नहीं चल रही। ओके सर, ओके। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Once Jane lifted her pen and made a start, writing the essay became easy. अच्छा, इस सेंटेंस को सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करना है आपको। कहता है स्टार्ट में उसने कर दिया है राइटिंग द essay became easy, और आखिर में कहता है अब कौन सा पार्ट आना चाहिए, what will the ending be? Anyone wants to contribute and wants to tell the option, correct option of this MCQ's question 2? क्वेश्चन से रिपीट करें एक मरतबा। सर, क्वेश्चन कहता है वंस जैन लिफ्टेड हर पेन एंड मेड ए स्टार्ट, राइटिंग द essay became easy. If we change the start of the sentence to writing the essay became easy, what will the ending be? जी थोड़ा जल्दी आंसर देते जाएं क्योंकि हमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी करनी है। सर ऑप्शन डी है जो, वंस शी लिफ्टेड हर पेन एंड मेड अ स्टार्ट। जी बिल्कुल करेक्ट, वंस शी लिफ्टेड हर पेन, नो शी नहीं होगा, सी, डी ऑप्शन इज नॉट राइट।
सी होगा। कौन सा ऑप्शन जी? सी। Yes, C is a correct option. Once Jane lifted her pen and made a start. Because ये जो आपने डी ऑप्शन बताया, राइटिंग द एसे बिकेम इजी वंस शी लिफ्टेड, तो शी कौन सेंटेंस में पता ही नहीं चल रहा है कि शी कौन, लेकिन नेम दे रहा है वो वंस जेन लिफ्टेड हर पेन एंड मेड ए स्टार्ट, तो सी इसका एक्यूरेट ऑप्शन होगा, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। हाउ सर? देखें पहले पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसकी स्ट्रक्चर देखिए, वंस शी यूज हुआ है या वंस जेन यूज हुआ है, वंस जेन। तो फिर जब सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो फिर भी क्या यूज करेंगे, वंस जेन यूज करेंगे या वंस शी यूज करेंगे? वंस जेन। वंस जेन। ओके, थैंक यू, दिस वाज सो वंस जेन, मतलब सी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इट्स ओके, थैंक यू सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास क्वेश्चन है, द बॉयज इनकॉर्जिबल बिहेवियर पजल्ड हिज सिस्टर। अच्छा, इस एमसीक्यू इनकॉर्जिबल की मीनिंग कोई बता सकता है फ्रॉम दिस सेंटेंस? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसके ऑप्शंस की मीनिंग क्या है। रिफॉर्म्ड कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर को, और फ्रस्ट्रेटेड कंफ्यूज्ड, इनक्यूरेबल जो नाकाबिल इस्लाह हो, और अपॉलिंग कहते हैं आपके पास शॉकिंग हॉरिबल, और पजल्ड अगर के नो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। पजल्ड कहते हैं परेशान करना, पजल हिज सिस्टर। कंफ्यूज, पजल्ड मींस कंफ्यूज, कंफ्यूज करना। द बॉयज इनकॉर्जिबल बिहेवियर पजल्ड हिज सिस्टर। सर जो ऑप्शंस है उनकी मीनिंग फिर से बताएं। आपके पास अपॉलिंग की मीनिंग होती है जो हॉरिबल, शॉकिंग। रिफॉर्म्ड की मीनिंग होती है ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। इनक्यूरेबल की मीनिंग होती है नाकाबिल इस्लाह, जिसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। फ्रस्ट्रेटेड की मीनिंग होती है इन स्ट्रेस, कंफ्यूज्ड। इनक्यूरेबल सर, सी। यस, इनक्यूरेबल बिहेवियर, उसका बिहेवियर जो था इनक्यूरेबल बिहेवियर था, अनरिफॉर्म्ड बिहेवियर था, अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर था, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर परेशान थी। उसके इस अनऑर्गेनाइज्ड और अनरिफॉर्म्ड बिहेवियर की वजह से उसकी सिस्टर परेशान थी। तो अब जो है आपके पास एक छोटी सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसको हम करते हैं। तो आप में से अगर कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये पढ़ना चाहे क्वेश्चन 4 तो पढ़ सकता है लाउडली। Anyone wants to read the question number 4 loudly? अच्छा, कोई नहीं पढ़ना चाहता, ओके मैं ही पढ़ देता हूँ। Genealogy is fun. Just as a piece of furniture or a picture takes on much more interest if you know its history, so does an individual become more real once the ancestral elements that shaped him are known. An in-depth family history is a tapestry of all those to whom we owe our existence. अच्छा, जीनोलॉजी की आपके पास मीनिंग मैं बता दूं तो ये होती है स्टडी ऑफ नोइंग द origin of your family and history of your ancestors. तो इसको अगर जस्ट एज ए पीस ऑफ फर्नीचर और ए पिक्चर टेक्स ऑन मच मोर इंटरेस्ट इफ यू नो इट्स हिस्ट्री,
कहता है अगर आपके पास कोई फर्नीचर का टुकड़ा हो या कोई पिक्चर हो, अगर आप उसकी हिस्ट्री जानते हैं, उसके पीछे क्या क्या एक्चुअली आपके पास जो पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स कोई ना कोई मीनिंग आपको दे रही होती हैं, उनकी भी कोई ना कोई मीनिंग होती है पिक्चर्स में। तो पिक्चर्स जो मीनिंग कन्वे करना चाहती हैं, अगर वो आप जानते हैं तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं या अच्छी लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह, so does an individual become more real once the ancestral elements that shaped him are known। अगर वो अपनी ओरिजिन को जानता है, अपने एंसेस्टर्स को जानता है, जैसे कि हम कहते हैं खानदानी शजरे को जानना। आपके पास में भी शुजरा पता हो किसको कहते हैं? या आप अगर खानदानी शुजरा जानते हैं तो यू फील वेरी लकी एंड वेरी प्राउड, बिकॉज आप जानते हैं कि मेरी फैमिली की लिंक्स किसके इसके साथ हैं या कौन थे। फिर उसके बाद कहता है एन इन डीप फैमिली हिस्ट्री इज अ टेपेस्ट्री ऑफ ऑल दोज टू whom वी owe our existence। अच्छा, टेपेस्ट्री कहते हैं समथिंग कॉम्प्लेक्स और हिस्ट्री दोज टू whom वी owe, जिनको हम अपना तस्लीम करते हैं, ओन करते हैं। ओव का मतलब होता है ओन करना, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट दैट बेस्ट कन्वेज द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ। एनीवन वांट्स टू टेल? सी। जी, कौन सा? सी मे बी। सी। इसमें आप जो है हाफ थीम बता रही हैं, पूरा थीम नहीं आ रहा। इस पैसेज के सी इज somehow near to the correct option but not correct option. Anyone else Option D. wants to? Option D. D, yes, option D is a correct option because देखें, पहला तो वो बता रहा है जीनोलॉजी है क्या। जीनोलॉजी आप देखेंगे, एक तो फैमिलीज हिस्ट्री है जो उसने बता दी, स्टडी ऑफ फैमिलीज हिस्ट्री। डी में दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। दूसरा वो बता रहा है कि ये आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी को रियल बनाता है या आपकी जिंदगी को एक नई मीनिंग देता है। वो दोनों जो थीम्स हैं इस एमसीक्यूज में मौजूद हैं, ऑप्शन डी में मौजूद हैं। जीनोलॉजिकल रिसर्च कैन ब्रिंग मीनिंग एंड लाइफ टू ए फैमिलीज हिस्ट्री। अगर कोई जीनोलॉजी अपने फैमिली की जानता है तो जीनोलॉजी से पता लग रहा है कि वो फैमिलीज हिस्ट्री होती है। और दूसरा कि वो जो बता रहा है कि so does an individual become more real once the ancestral elements that shaped him are known। अगर वो जानता है तो उसकी लाइफ को एक नई मीनिंग मिलती है या खुशी महसूस करता है। इज इट क्लियर? इस पैसेज में दो चीजें बताई गई। इस पैसेज में दो चीजें बताई गई हैं जो फोकस्ड हैं। एक तो जीनोलॉजी है क्या, भाई जीनोलॉजी पता लग गया कि स्टडी ऑफ फैमिलीज हिस्ट्री। और दूसरा जीनोलॉजी वो क्यों कह रहा है कि जीनोलॉजी इज फन, मतलब जीनोलॉजी इंटरेस्टिंग क्यों है। वो बता रहा है कि जीनोलॉजी जैसे हम पिक्चर की एक मीनिंग होती है, अगर उसको जानते हैं तो पिक्चर हमें बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हम अपनी फैमिली के बारे में जानते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो हमें एक अलग खुशी महसूस होती है या अच्छा महसूस होता है, बिकॉज वी नो द हिस्ट्री ऑफ आवर फैमिली, आवर एंसेस्टर्स। तो डी इज, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, डी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पैसेज। अच्छा,
ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मिस्टेक से, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टेक है, शी डन इट टू क्विक सो इट इट केम आउट लुकिंग रफ। इसको कोई करेक्ट करना चाहे, एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू, इसको कोई करेक्ट करना चाहे? सॉरी सर। ओके, मैं कर Sir, देता C हूँ। option. Yes, C option is C is the correct option. She done it too quickly. It came out looking rough. तो टू हमेशा नेगेटिव के सेंस में यूज होता है, तो हम यूज करेंगे शी डन इट टू क्विकली सो इट केम आउट लुकिंग रफ। उसने जल्दी जल्दी से उसको कंप्लीट किया, या कंप्लीट किया तो वो अच्छा नहीं लग रहा था या रफ लग रहा था। टू सर दैट इज कौन सा द सेंस देता है? टू एक नेगेटिव सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। एवरी प्लेस पर? हाँ, एवरी प्लेस। इट्स ओके, थैंक यू सर। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और पैराग्राफ है जो हम आज कवर करेंगे। तो पैराग्राफ है, टेल गेटिंग एंड अदर व्हीकल इज अनसेफ एंड इलीगल। अच्छा, आपको टेल गेटिंग की मीनिंग अभी पता नहीं चल रही, जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, लेकिन जैसे हम आगे मूव करेंगे, पूरा कंप्लीट पैसेज पढ़ेंगे, तो आप टेल गेटिंग की मीनिंग बता सकते हैं। वेट फॉर नेक्स्ट फ्यू सेंटेंसेस। Many rear-end collisions are caused by drivers following too close to the vehicle in front of them. The rules state that a driver must keep sufficient distance from the vehicle in front in order to stop safely and avoid a collision. Drivers should allow a minimum 2 seconds gap between their vehicle and one ahead. At 60 kilometers an hour, this equals to 33 meters. At 100, it equals to 55 meters. More distance is needed to safely stop in rain or poor visibility. तो किसी को इस कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ने से टेल गेटिंग की मीनिंग पता चली? एनीवन वांट्स टू टेल कि टेल गेटिंग की मीनिंग क्या है? Anyone wants to tell the meaning of tailgating? जी जल्दी करें, हमें आज इसी क्लास में ये खत्म करनी है। If you don't know, I'll tell you. Let me know. इट मींस टंगन। Tailgating means टंगना। टांगना? नहीं यार, टांगना is not the meaning of tailgating. Tailgating की मीनिंग जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स। एक जो हमारा मतलब एक गाड़ी उसकी आगे चल रही होती है और एक गाड़ी जो उस गाड़ी के पीछे चल रही होती है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको टेल गेटिंग कहते हैं। जो फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइविंग और मेरे आगे कोई गाड़ी चल रही है और मैं उस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ, तो हमारे बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको टेल गेटिंग कहते हैं। वेरी लिटिल डिस्टेंस अगर मीन्स कम डिस्टेंस है जिस गाड़ी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और बिकॉज ऑफ जब वो गाड़ी उस गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो इट में कोलिजन एक्सीडेंट हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो कि वो कब ब्रेक लगा दे और गाड़ी रुक जाए और मेरी गाड़ी जाके उसमें लगे। दैट्स कॉल्ड कोलिजन, मींस गाड़ियों का आपस में टकराना। सो टेलगेटिंग उस डिस्टेंस को कहते हैं, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अब समझ में आई होप कि टेल गेटिंग की मीनिंग अब समझ में आ गई होगी।
जी सर, थैंक यू सर। ओके, अब यहाँ की कोलिजन की मीनिंग जो है, इस पैसेज में टकराना है दो गाड़ियों का आपस में। फॉलोइंग टू क्लोज मतलब टू नियर, आपके पास। इन फ्रंट ऑफ देम, उस गाड़ी के आगे। दी रूल्स स्टेट, रूल कहते हैं, बयान करते हैं, या रूल में लिखा हुआ है। sufficient distance, sufficient means enough distance in order to stop safely and avoid a collision. Driver should allow a minimum, कम से कम मिनिमम आपके पास, their vehicle and the one ahead. तो anyone wants to tell the tailgating another vehicle is unsafe because A option. all rear end collisions are caused by drivers. No, A is not correct option. सी सर। No, option. C is not. सर बी, Yes, ऑप्शन बी। B is the correct option. B is the How, sir? correct option. How? Let's discuss how. आपको बोला गया है tailgating and other vehicle is unsafe and illegal. अब tailgating जो है, ये जो tailgating मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, ये खतरनाक साबित हो सकता है और इलीगल होता है। Many rear end collisions are caused by drivers following too close to the vehicle in front of them. जो ये कोलिजन्स होते हैं, ये बिकॉज ऑफ ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि वो अगली गाड़ी को बिल्कुल क्लोज फॉलो कर रहे होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता। डिस्टेंस नहीं होगा तो कोलिजन कैसे क्यों होगा? बिकॉज इट मे नॉट अलो सफिशिएंट टाइम एंड स्पेस टू स्टॉप एंड अवॉइड अ कोलिजन। डिस्टेंस क्यों चाहिए? ताकि जब अगली गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ है वो ब्रेक लगाए तो आप कॉन्शियस हो जाएं कि उसने गाड़ी रोकी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे भी गाड़ी स्लो करनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी गाड़ी जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, आगे वाली गाड़ी को फॉलो कर रहा हूं, डिस्टेंस कम होगा, तो जब वो ब्रेक लगाएगा तो इट मे सीम के मेरे पास कम टाइम हो ये कॉन्शियस होने के लिए कि उसने ब्रेक लगा दिया है, और गाड़ियों का आपस में कोलिजन हो जाए। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि आपको हर जो क्वेश्चन का जवाब हो वो पैराग्राफ में रिटन में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज, एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है। ओके, होप यू मे अंडरस्टैंड। जी, अगर सर अगर इट अभी इज भी अगेंस्ट द रोड रूल्स, ये भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता। इट इज अगेंस्ट द रोड रूल्स, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। इट्स ओके सर। अनसेफ, अनसेफ क्यों है? वो रीजन पूछ रहा है कि अनसेफ क्यों है। इट इज अगेंस्ट द रोड रूल्स तो है, लेकिन वो अनसेफ इसके लिए तो नहीं है ना, वो अगेंस्ट दी रूल्स है। इस वजह से तो अनसेफ नहीं है ना। अनसेफ इसके लिए है कि हमें गाड़ी को रोकने के लिए स्पेस चाहिए और वो स्पेस कम होती है टेल गेटिंग एंड अदर व्हीकल में, तो उसकी वजह से ये जो है हमारे पास अनसेफ है। जी, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, मोर डिस्टेंस इज नीडेड टू सेफली, क्वेश्चन नंबर 7, मोर डिस्टेंस इज नीडेड टू सेफली स्टॉप इन रेन और पुअर विजिबिलिटी। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस दैट जी, इसका ऑप्शन एनीवन आप में से कोई बताना चाहे? Anyone from your side wants to tell the answer of question number 7? सर मीनिंग बताएं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है more distance is needed to safely stop in rain or poor visibility। हमें ज्यादा स्पेस चाहिए गाड़ी को सेफली रोकने के लिए इन रेन, बरसात और पुअर विजिबिलिटी, जब धुंध होता है, नजर ना आए,
उस सिचुएशंस में हमें मोर डिस्टेंस चाहिए गाड़ी को सेफली स्टॉप करने के लिए। इस जो स्टेटमेंट है इससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं? इन्फर कहते हैं कंक्लूड करना। अच्छा, इन्फर जो किया जाता है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इन्फर जो है आप पैराग्राफ में दिया गया होगा, नहीं। इन्फर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, जर्नल अंडरस्टैंडिंग, आपने अंडरस्टैंड जो किया है वो उस हिसाब से आपकी एक जर्नल फैक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस हिसाब से क्या कंक्लूजन निकलेगा इस सेंटेंस का? आई थिंक डी सर। सर सी। जी, पहले जिसने डी बोला है वो अपने आंसर को डिफेंड करे कि दो दी रोड रूल्स स्टेट दैट दिस मस्ट बी सो। ये आपने कहीं भी इस सेंटेंस में बात की गई है कि दी रोड रूल्स स्टेट दैट दिस मस्ट बी सो? इस सेंटेंस में कहीं भी ये लिखा हुआ है या इस सेंटेंस से ये अंडरस्टैंड आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है? जी, और जिसने सी बोला था वो अपने आंसर को डिफेंड करे। ब्रेकिंग इज मोर hazardous इन रेन एंड पुअर विजिबिलिटी। जी जल्दी करें, हमारे पास जो है टाइम सिर्फ 1 मिनट है। तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं और इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास सी है। ब्रेकिंग इज मोर hazardous इन रेन एंड पुअर विजिबिलिटी।